नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी लंबे समय से तेज हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अभी सीट बंटवारों को लेकर भी मंथन का दौर चल रहा था। इसी बीच आज जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, और उसमें जो खास बात देखने वाली रही वो ये कि 4 जो सीट्स हैं वो ऐसी हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ा गया था, उनको भी जेडीयू ने शामिल किया है, उन पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सीट बंटवारे का भी जब चल रहा था, काफ़ी लंबे चर्चाएं हुई, काफ़ी दौर की बातचीत हुई, उसके बाद भी सहमति का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि जेडीयू ने 4 सीटें जो कि चिराग पासवान की पार्टी के लिए तय की गई थी उन पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या बीजेपी का जो गठबंधन है, गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच टेंशन बनी हुई है, और जिसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बिहार में देखने को मिल सकता है, या फिर किस तरीके की स्थिति बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर देखिए, आज लिस्ट जारी हो गई, 57 जो उम्मीदवार हैं। हाँ, उस लिस्ट में सर 4 सीटें ऐसी हैं जो कि चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ी गई थी सीट बंटवारे के तहत। तो सीट बंटवारे से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि असंतुष्ट हैं सभी जो गठबंधन के सारे उम्मीदवार, मतलब पार्टियां जो हैं। देखिए, सभी पार्टियां चाहती हैं कि हम गठबंधन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन ये जो 4 सीट है, सोनबरसा है, मोरबा है, एकमा है और राजगीर है, इस पर कहीं ना कहीं जो एलजेपी है, रामविलास पासवान की पार्टी, और अब उनके बेटे चिराग हैं, वही इस पार्टी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, तो उनका दावा था। लेकिन राजगीर सीट जो है वो पहले जेडीयू के खाते में, और ये चारों सीटें जेडीयू अपने ही खाते में दावा कर रही थी, लेकिन अचानक से खबर ये आई थी कि ये सीटें एलजेपी को दी जा सकती है। लेकिन अचानक से अभी लिस्ट जो 57 उम्मीदवारों की आई है उसमें तो जेडीयू अपने खाते में जोड़ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या लिस्ट जारी होने से पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसमें समझौता हुआ है, इस पर बातचीत हुई है, क्योंकि ऐसे लिस्ट नहीं आ सकता। समझ रही हैं आप? तो इसके पीछे मुझे लगता है कि पहले बातचीत हुई होगी, आखिरी दौर में बातचीत हुई होगी, उसके बाद ये लिस्ट सामने आई है, जबकि अभी तक चिराग पासवान के पार्टी की लिस्ट सामने नहीं आई है। तो क्या ये सीट पहले ही चिराग छोड़ चुके हैं? अब सवाल सीटों को लेकर जो हम देख रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बैठक हुई, बातचीत हुई, उसके बाद भी ये कन्फ्यूज़न, अगर हम की भी बात करें, हम में भी ऐसा ही कन्फ्यूज़न देखने को मिला। चिराग पासवान के लिए जो सीट बंटवारे के लिए तय की गई थी, उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे, जीतन राम मांझी की पार्टी ने। अब जेडीयू ने भी वही कर दिया है, और इसके साथ ही अगर देखिए उपेंद्र कुशवाहा वो भी अमित शाह से मिलने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन वाली स्थिति है, और क्या इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, टेंशन की स्थिति तो है, क्योंकि चिराग पासवान अभी खुलकर कुछ बोले नहीं हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। इससे पहले संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ठीक ठाक है तो फिर एलजेपी के हिस्से का सीट जेडीयू अपने खाते में क्यों जोड़ रही है? अब तो लिस्ट सामने आ गया। दूसरी बात है कि अगर वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुँच रहे हैं तो दिल्ली में बातचीत के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हो। लेकिन उधर अगर हम की बात कर रहे हैं, मांझी की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने भी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, इधर 57 उम्मीदवार जो हैं जेडीयू ने जारी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी खींचतान रहेगी, लेकिन जब आपस में मिल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि लेकिन इसमें एक जो मुझे समस्या लग रही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू भी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो दोनों इक्वल सीट्स पर लड़ रहे हैं, उनकी सहमति इस बात पे बनी है। लेकिन अभी 57 के उम्मीदवार उन्होंने जारी किए हैं, 71 के बीजेपी कर चुकी है। लेकिन बाकी जो पार्टियां गठबंधन में हैं उनका बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में तो अच्छा खासा दबदबा है। जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी बात की जाए, तो ठीक ठाक ये भी अपनी हैसियत बिहार में रखती हैं। तो उनके अंदर उनका कहना ये है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना फैल रही है। तो ये चीज़ भी तो गठबंधन में अगर हैं तो उनका ध्यान रखना बनता था कि आप लोग इतना डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक मैसेज जनता के लिए भी तो कैसा जा रहा है ना कि आप साथ में लड़ रहे हैं, आप में ही सहमति नहीं, तो आप जनता के लिए फिर क्या करेंगे? लेकिन देखिए, अगर खींचतान जो है, असंतोष अगर
एनडीए में है तो महागठबंधन में भी कम नहीं है। आप ये देखिए कि आरजेडी ने सिंबल वापस लिए हैं, मतलब उम्मीदवार घोषित कर दिए, मतलब बिना सूची जारी किए हुए लोगों को पार्टी का सिंबल दे दिया और सिंबल वापस लिया गया। जब लालू यादव, तेजस्वी यादव वापस गए तो वहाँ पर सिंबल वापस लिए गए। तो असंतोष जो है वहाँ भी कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटों 60 के आसपास सीट मांग रही है, उससे कम आरजेडी उनको ऑफर कर रही है, तो वहाँ भी खींचतान है। जबकि सीपीआई ने कई सारी सीटें फाइनल कर दी है अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, खींचतान दोनों तरफ है, सिर्फ एनडीए में नहीं है, उधर महागठबंधन में भी खींचतान चल रहा है। तो इस मैसेज अगर जनता में जा रहा है तो दोनों तरफ से जा रहा है। सर लेकिन अब हम अभी के चुनाव की बात करें या पहले की भी चुनाव की बात करें, बिहार के इलेक्शंस में हमने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि पार्टियां चाहे कोई भी हो वो आपस में एक साथ एकजुट हो जाती हैं। कभी तो वो कहते हैं कि हम साथ नहीं आएंगे, फिर वो साथ आ जाते हैं। आखिर में घाटा किसका, नुकसान किसका? जनता का होता है। तो बिहार की जनता को इस बार फिर से क्या वही स्थिति देखने को मिल रही है कि साथ में तो हम लोग खड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रीज़न देखने को मिल रहा है वो सत्ता ही है, वो कुर्सी है, कि हमें भाई कुर्सी चाहिए। देखिए, बिहार के जनता का नुकसान तो नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता वहाँ की बहुत समझदार है। और जनता समझदार इसीलिए है कि वो चाणक्य की धरती है। महात्मा गांधी अपने आंदोलन की शुरुआत चंपारण से करते हैं। तो आप ये समझिए कि बिहार में जनता को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होना है। इससे क्या है कि पार्टियों को घाटा हो सकता है लेकिन जनता को घाटा नहीं होगा। लेकिन ये तो है ना, कंफ्यूजन का दौर तो बना कि मान लीजिए कि अगर मैं एक वोटर के तौर पर देखूं कि मैं एक वोटर हूं, मुझे बीजेपी अच्छी लग रही है, मुझे हम नहीं पसंद है या फिर मुझे जेडीयू नहीं पसंद है, लेकिन अब तो मेरे सामने मजबूरी है कि 4 पार्टियां 5 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, उनको तो भाई सत्ता की चाबी चाहिए, वो इकट्ठे होकर सारे एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिहार की जनता के लिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर क्या होता है, मान लीजिए कि अभी इन सब में अगर नहीं सरकार बनती है तो एक आध पार्टियां और छोटी छोटी जुड़ जाती हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है, हम तो नहीं चाहते थे उनको जिताना, पर वो जीत के सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री उनका बन गया, उनके पास पावर आ गई, तो ये तो प्रॉब्लम लोगों के लिए हो जाती है। देखिए, महागठबंधन जो है मजबूरी है। बिहार में आप पिछले 2 दशक का देखें तो 2 दशक में नीतीश कुमार ही चेहरा रहे हैं। पार्टियां बदली है, कभी आरजेडी साथ में आ गई तो आरजेडी के साथ जेडीयू मिल करके उन्होंने सरकार बना लिया, लेकिन सीएम चेहरा नीतीश कुमार रहे। दूसरा, बीजेपी के साथ इस समय एनडीए में हैं तो एनडीए के चेहरा वो हैं। तो कुल मिलाकर के चेहरा एक ही है, लेकिन पार्टियां बदली हैं। दूसरी बात ये है कि गठबंधन की मजबूरी है कि छोटे छोटे जो दल हैं, खासतौर से ये जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चाहे हम है, चाहे एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी, इन सबको आपको सीटें देनी पड़ेगी, क्योंकि जो चिराग आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उनमें उनकी अच्छी पैठ है। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया था। वैसे हम हैं, हालांकि मांझी को कम ही सीटें दी गई हैं, लेकिन वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है, और वहाँ जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं, वहाँ उनका कई सीटों पर ठीक ठाक वोट है। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आपको गठबंधन में सभी दलों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसी का नाम गठबंधन है। मान लीजिए कि आप अगर उनको खुश नहीं रखेंगे तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वो महागठबंधन में चले जाएंगे। जैसे वीआईपी पार्टी कभी साथ में थी, वीआईपी उधर चली गई। तो ऐसे ही है, गठबंधन धर्म आपको निभाना पड़ेगा, तभी चलेगी। और वैसे भी आप 2 दशक का इतिहास देखें तो नीतीश कुमार जहां रहे हैं, जिसके साथ रहे हैं, सरकार उन्हीं की बनी है। तो बड़ी पार्टी के तौर पे देखा जाए तो उनके पास सीटें भी ज़्यादा थी। लेकिन सर अगर ये चीज़ देखी जाए बीजेपी की या फिर कांग्रेस की भी देखी जाए तो ये बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करती हैं, छोटी पार्टियों को साथ में लेकर अपना कहते हैं उल्लू सीधा करने की कोशिश कह सकते हैं, करना चाहती हैं। अब लेकिन यहाँ पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में जो मेन बात है कॉमन वो यही है कि उन सभी को सत्ता तक पहुँचना है, गठबंधन करके पहुँच रहे हैं। लेकिन अब सीट बंटवारे का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उससे तो ये पता लग रहा है कि आप जब गठबंधन में साथ हैं और दिखा तो आप यही रहे हैं जनता को कि हम सब साथ मिलके आपके लिए काम करेंगे, मकसद तो आपका यही है। लेकिन जब आप इतनी छोटी चीज़ पे सहमत नहीं हो पा रहे तो बाद में जब जनता के लिए काम करने पर उतरेंगे तो वहाँ पर भी तो फिर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ना, वो कैसे मैनेज होंगे? सारे मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री जो होगा, जो भी होगा बिहार का, वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। वो गठबंधन में उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, गठबंधन के नेता होंगे, उसमें मंत्री भी बनाए जाएंगे।
तो सब गठबंधन में यही होता है कि मिला जुला के ही चलना होता है, सबकी बात रखनी होती है, सबकी बात माननी होती है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार बने, चाहे एनडीए की सरकार बने, सरकार किसी की भी बने, मुखिया जो होगा, मुख्यमंत्री जो होंगे, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसी पर अगले 5 साल तक काम किया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये होता है कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो वो बीजेपी की भी 4 बातें मानेंगे, हम की भी का भी कोई सजेशन होगा उसको भी मानेंगे, चिराग पासवान का जो सजेशन है उसको भी मानेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी बात रखेंगे उनकी भी बात सुनी जाएगी, तभी सरकार चलेगा। नहीं तो गठबंधन धर्म इसी को कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर के चलें और वैसे भी बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो यही गठबंधन में लबोलुआब यही होता है कि आपको सबकी सुननी है और सरकार अच्छी दिशा में चलानी है और गठबंधन का भी ख्याल रखना है। तो मुझे लगता है कि किसी का भी गठबंधन बने लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही कार्यक्रम होता है। अब देख लीजिए कि चिराग पासवान अपना एजेंडा रखते हैं, उनकी पार्टी का अलग एजेंडा है, बीजेपी का अलग है, जेडीयू का अलग है, लेकिन सब अगर सरकार में आएंगे तो सब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे, जो सरकार करेगी एक ही दिशा में सब करेंगे। वैसे ही महागठबंधन में चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी की बात कांग्रेस ने नहीं कही है, बाकी दल नहीं कह रहे हैं उनके साथ जो गठबंधन में है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होगा कि किस किस मुद्दे को हमने जनता के बीच में रखा है और कौन कौन सा मुद्दा जो है वादा पूरा करना है, उसी हिसाब से काम होगा। जी बिल्कुल। सीट बंटवारा देखिए जिस तरीके से डिस्कशन चल रहा था, बैठकें चल रही थी, उसके हिसाब से तय किया गया, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मतभेद। हाँ जी, अभी आप आखिरी शब्द तक जाएंगी उससे पहले हम आपको बता दें कि 1-2 सीट पर पार्टी के जो बड़े उम्मीदवार हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी हैं। ये विजय कुमार चौधरी जो हैं इस समय सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। ये कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इनका भी इस बार भी मुकाबला वहाँ पर लोकल लेवल पर वीआईपी के ये हैं कुणाल हैं उनसे है और मुझे लगता है कि वो कद्दावर नेता इसीलिए उनका पहली लिस्ट में आना पहले से तय था और वो पार्टी के टॉप 5 जो लीडर हैं उनमें से एक हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सोनबरसा से जिस सीट को रत्नेश सदा यहाँ से उम्मीदवार हैं, मोरबा से विद्यासागर निषाद हैं, एकमा से धूमल सिंह हैं और राजगीर से कौशल किशोर हैं। तो मुझे लगता है कि यही चारों सीटें थी जो फंसी हुई हैं दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी तभी ये उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। चिराग से बातचीत हुई होगी क्योंकि चिराग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप 2020 का चुनाव देख लीजिए, चिराग पासवान अकेले लड़े थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान किसको किया था? जेडीयू को किया था। हर जगह कैंडिडेट खड़े कर दिए और उनके कैंडिडेट कम मार्जिन से हारते रहे। तो ये गलती जेडीयू चाहे बीजेपी नहीं करेगी। चिराग पासवान अगर साथ में हैं तो उनका ख्याल जरूर रखा गया होगा। हो सकता है उसके बदले कोई और सीट दे दें। अभी तो जेडीयू ने सिर्फ 57 सीटें घोषित की है ना, 101 कैंडिडेट घोषित करना है कुल मिला के, तो अभी बहुत सीटें बची हैं। तो मुझे लगता है कि कोई और सीट उनको ऑफर किया गया होगा। ये भी संभावना है जो कुछ देर में कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, कुछ मिनट में भी क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन से भी क्लियर होगा कि अभी क्या रिएक्शन चिराग पासवान का आता है, उससे भी चीज़ें साफ होंगी। क्योंकि और एक बड़ी चीज़ जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में युवा चेहरा भी वो हैं। अगर गठबंधन की बात करें, बीजेपी गठबंधन की, तो उसमें भी अगर यंग कोई देखा जाए तो एनर्जेटिक और तमाम चीज़ों के लिए युवाओं के बीच काफ़ी फेमस भी हैं और जिस तरीके से अपनी बात बहुत क्लियर रखते हैं, तो ऐसे में उनका तो सच बात है कि हाँ, देखिए चिराग भी युवा हैं और बिहार जो है वो युवाओं का प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए, चाहे मतलब हर वर्ग में देखिए, अगर कोई लेबर पंजाब में नौकरी करने जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में करने जा रहा है, कोई कर्नाटक तमिलनाडु में जा रहा है, तो वो सब युवा है। तो युवाओं का प्रदेश माना जाता है और
युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं ये चिराग पासवान। दूसरी बात ये है कि उनकी जो पार्टी है वो रामविलास पासवान की पार्टी है, और रामविलास पासवान के लिए ये कहा जाता है कि वो जिसके साथ उसी की सरकार, चाहे केंद्र में देख लीजिए चाहे राज्य में देख लीजिए। अभी इस चीज़ के लिए मुझे लगता है सर चिराग पासवान को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल इस भूमिका में वो नहीं है कि सरकार वाली। चिराग ठीक है, रामविलास पासवान का कद बहुत ज़्यादा था, लेकिन चिराग भी उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं और खासे लोकप्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं आने वाली। और केंद्र में मंत्री भी हैं इस समय, बोलते भी अच्छा हैं, सादे अंदाज में बोलते हैं, ये चीज़ काफ़ी वाकई अच्छी है। और जिस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि लिस्ट जारी कर दी गई है उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये देखने को ज़रूर मिल रहा है कि उतनी ज़्यादा सहमति नहीं है गठबंधन में, क्योंकि सीटों को लेकर जिस तरीके से फाइनल किया जा रहा है, इतनी जो बैठकें हुई, चर्चाएँ हुई, उसके बाद सीट बंटवारे पर बात हुई, लेकिन फिर भी उम्मीदवार उतारे। जेडीयू ने 4, रामविलास पासवान की पार्टी जिन सीटों पर तय हुई थी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, तो ऐसे में अब कंफ्यूजन का दौर है कि क्या स्थिति। अब चिराग पासवान इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या उनको कोई और सीटें मिलती हैं और आगे क्या स्थिति होगी, वो सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमने आपको अभी जानकारी ये दी कि जेडीयू की तरफ से पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो घोषित कर दी गई है, और बिहार का चुनाव फिलहाल जो है एकदम टॉप लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और हर दिन कोई ना कोई नया नया अपडेट आ रहा है। तो वो सभी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। नमस्कार।